एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में सुनीता अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। छोटी बेटी सोम्या, उससे बड़ी नेहा और सबसे बड़ी बेटी अंजलि। सुनीता अपनी दोनों बड़ी बेटियों से बहुत प्यार करती थी और वो उन दोनों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी। परंतु सुनीता का व्यवहार सोम्या के प्रति बिल्कुल अलग था। वो सोम्या से कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी, उसके प्रति कोई ममता नहीं दिखाती थी और इसका कारण ये था कि जिस दिन सोम्या का जन्म हुआ था उसी दिन सुनीता के पति की मृत्यु हो गई थी। इसलिए सुनीता सोम्या को मनहूस समझती थी और उसी दिन से सुनीता ने सोम्या को अपना मानना छोड़ दिया था। पर माता पिता और बाकी लोगों के कहने पर उसने सोम्या को अपने साथ रख रखा था, परंतु वो कभी भी सोम्या के साथ माँ बेटी वाला रिश्ता नहीं रखती थी। ऐसे ही एक दिन, अंजलि, नेहा, तुम दोनों ने नाश्ता कर लिया क्या? नहीं माँ, हम दोनों तो कब से खाने की टेबल पर बैठे हैं और नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, पर आपकी बेटी रसोई से बाहर ही नहीं आ रही है। क्या तुम दोनों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया? आखिर ये सोम्या रसोई में कर क्या रही है? सोम्या, सोम्या, जल्दी से इधर आ। क्या हुआ माँ? यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ भूखी बैठी है और तू रसोई में आराम फरमा रही है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबके लिए नाश्ता ही बना रही थी। नाश्ता बनाने में कितनी देर लगती है? छोड़, तुझसे क्या ही बहस करूँ। तू जा और जाकर जल्दी से इन दोनों के लिए नाश्ता लेकर आ। ठीक है माँ, अभी लेकर आती हूँ। सोम्या का ओहदा उस घर में नौकरानी से ज्यादा नहीं था। सोम्या पूरे दिन घर का काम ही करती रहती थी और इसके बावजूद भी उसे किसी का प्यार नहीं मिलता था। ऐसे ही एक दिन अंजलि, नेहा और सुनीता तैयार होकर नीचे हॉल में आती हैं और वहाँ पर सुनीता सोम्या को देखकर कहती है, सुन, मैं अंजलि और नेहा को लेकर मॉल जा रही हूँ। तू अच्छे से घर का काम कर लेना और हाँ, जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा नहीं खोलना। माँ, मैं भी बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गई, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, वरना तुझे इस बात का बहुत अच्छा जवाब देती। अब चुपचाप जो काम बोला है वो कर। ऐसा कहकर सुनीता अंजलि और नेहा को लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी सोम्या आंखों में आंसू लेकर के सारे काम करने लगती है। फिर वो लोग जैसे ही लौटते हैं, नेहा और अंजलि अपनी लाई हुई नई नई ड्रेस को अपने ऊपर लगाकर शीशे में देखने लगती है। तभी सोम्या कहती है, नेहा दीदी, अंजलि दीदी, आप तो कितनी सारी नई नई ड्रेस लेकर आई हैं। अगर आपके पास एक भी ड्रेस एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दीजिए। मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं, मैं उन्हें जैसे तैसे सिलकर काम चला रही हूँ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तुझे कपड़े देने से अच्छा है कि मैं इस नई ड्रेस के चीथड़े चीथड़े कर दूं। बड़ी ही कपड़े मांगने वाली। ठीक है दीदी, अगर आपको ये नई ड्रेस नहीं देनी है तो मत दीजिए, पर आपके जो पुराने कपड़े पड़े हैं वही दे दीजिए। तुझे मम्मी ने मना किया है हमसे बात करने के लिए और हमारे आसपास भी भटकने के लिए, फिर यहाँ खड़ी हमसे बातें क्या कर रही है? अगर तूने फिर कुछ कहा तो मैं मम्मी को आवाज लगा दूंगी, उसके बाद वो जाने और तू जाने। नेहा की ये बात सुनकर सोम्या वहाँ से चली जाती है। सोम्या को अक्सर ही इस बात का बुरा लगता था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है। उसकी खुद की माँ उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है, परंतु फिर वो अपने मन को दिलासा दे दिया करती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन अंजलि अपने स्कूल के रास्ते में से एक बहुत ही प्यारी सी बिल्ली उठाकर घर ले आती है। वो बिल्ली सुनीता और नेहा को भी खूब पसंद आती है। कुछ दिन वो उस बिल्ली के साथ खूब खेलते हैं, उसे बाहर घुमाने भी ले जाते हैं। एक दिन वो अपनी बिल्ली को घुमाने ले गए होते हैं कि तभी उनकी बिल्ली जहर खाए हुए चूहे को खा लेती है। उस जहर का असर धीरे धीरे होने लगता है, परंतु ये बात नेहा और अंजलि को पता नहीं चलती। फिर शाम को अंजलि और नेहा जब अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी सुनीता सोम्या से कहती है, सुन सोम्या, अंजलि और नेहा अपने कमरे में आराम कर रही है और बिल्ली तब से भूखी है। जाकर रसोई में से इसे थोड़ा सा दूध निकाल कर दे दे। ठीक है माँ। सोम्या रसोई में से थोड़ा सा दूध निकालकर उस बिल्ली को दे देती है। रात तक उस बिल्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फिर कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। नेहा और अंजलि जब उस बिल्ली को मरा हुआ पाती है तो उनके आंखों के आंसू नहीं रुकते और फिर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि बिल्ली को आखिरी बार दूध सोम्या ने दिया था तो उनका पारा चढ़ जाता है।
हमें तो शुरू से ही पता था ये हमारी खुशियों से जलती है। बिल्लू को हम घर ले आए और उसके साथ हम खुश हैं, ये इससे देखा नहीं गया और इसने हमारी बिल्लू को मार दिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये शुरू से ही हमसे जलती है। इसे हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए इसने हमारा बदला इस मासूम सी बिल्लू से लिया है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। माँ ने कहा इसे भूख लगी है, मैंने तो इसलिए इसे थोड़ा सा दूध दे दिया। मैं नहीं जानती कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। जब सुनीता को इन सब के बारे में पता चलता है तो उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। मैं ये तो जानती थी कि तू मनहूस है, पर इतनी मनहूस है कि इस बेचारे बिल्ली तक की जान ले लेगी, ये मैं नहीं जानती थी। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तू तो बिना किए ही बहुत कुछ कर देती है। इस दुनिया में आते ही अपने बाप को खा गई, और तेरी बड़ी बहनें थोड़ी सी खुशी के लिए जब प्यारी सी बिल्ली को लेकर आई तो तूने इसकी भी जान ले ली। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुझे पैदा किया था। काश तू पैदा होते ही मर जाती तो कम से कम मेरी जिंदगी चैन से तो गुजरती। अपनी माँ की ये बातें सुनकर सौम्या बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने कमरे में आकर खूब रोती है। माँ सच कहती है, मैं हर किसी की खुशी छीन लेती हूँ, पर अब और नहीं। जब तक यहाँ रहूंगी माँ और दोनों दीदी को तकलीफ देती रहूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ऐसा कहकर सौम्या किसी को बिना बताए घर से निकल जाती है और जंगल की तरफ बढ़ जाती है। चलते चलते वो काफी थक जाती है और एक छांवदार पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वो वहाँ बैठी ही होती है कि तभी वहाँ पर बहुत ही घायल हालत में एक परी आती है। वो परी जैसे ही सौम्या को देखती है वो भागते हुए सौम्या के पास आती है और कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? आप कौन है और आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं परियों की रानी परी हूँ। एक चुड़ैल ने मुझ पर हमला कर दिया। उस समय मेरे पास मेरी जादुई छड़ी भी नहीं थी, इसलिए उस चुड़ैल ने मुझे इतना घायल कर दिया और मैं उस पर हमला नहीं कर पाई। अभी मैं उस चुड़ैल से बचकर ही भाग रही हूँ। वो सब तो ठीक है, पर आप मुझसे मदद मांग रही थी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो एक आम इंसान हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से नदी के रास्ते चलने पर तुम्हें काली घाटी दिखाई देगी। उस काली घाटी के सामने जो नदी है, उस नदी के अंदर एक संदूक है। तुम्हें वो संदूक मेरे पास लाना है। पर संदूक में है क्या? वो सब बताने का अभी समय नहीं है, बस मेरी मदद कर दो और वो संदूक मेरे पास ले आओ। तब तक मैं उस चुड़ैल से बचने का कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लेती हूँ। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। सौम्या थोड़ी देर सोचती है और फिर मन ही मन कहती है, वो रानी परी सच में बहुत ही घायल हालत में लग रही थी, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। वो रानी परी हैं, बाकी परियों की जरूरत होगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए। इसके बाद सौम्या रानी परी के बताए अनुसार नदी के साथ चलते हुए काली घाटी के पास पहुंच जाती है। मैं यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ, पर मुझे तो तैरना आता ही नहीं है। पर अब जो भी हो जाए, मैंने रानी परी को हाँ कर दी है, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। इसके बाद सौम्या उस नदी में छलांग लगा देती है और किसी तरह अपनी सांस रोककर पानी के अंदर चली जाती है। कुछ देर इधर उधर ढूंढने पर उसे आखिरकार वो संदूक मिल ही जाता है और वो उसे पानी के बाहर ले आती है। ये संदूक तो बहुत ही मामूली सा लग रहा है, ये रानी परी की क्या मदद करेगा? मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए, आखिर इसके अंदर है क्या? सौम्या मन ही मन ये सब सोच रही होती है। वो उस संदूक को खोलने ही जा रही होती है, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। नहीं, मुझे इसे नहीं खोलना चाहिए। रानी परी ने कहा था कि वो समय आने पर मुझे बता देंगी, और ऐसे ही किसी दूसरे की चीज को बिना उसकी इजाजत के देखना सही नहीं है। मुझे इस संदूक को जल्द से जल्द रानी परी के पास ले जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। ये सोचकर सौम्या वापस से उसी जगह पर आने लगती है जहाँ उसे रानी परी मिली थी। कुछ देर तक सौम्या खोज करती है और फिर उसे रानी परी मिल जाती है। इसके बाद सौम्या रानी परी को वो संदूक देते हुए कहती है, ये लीजिए रानी परी, ये रहा आपका संदूक। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। पर ये संदूक तो बहुत मामूली सा है, इससे आपकी क्या मदद होगी? ये संदूक मामूली सा लगता है, पर इसके अंदर जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कहकर रानी परी वो संदूक खोलती है। जैसे ही रानी परी वो संदूक खोलती है, उसके अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है
और उस संदूक में से 2 बहुत ही सुंदर जादुई सोने और चांदी के गाउन बाहर आते हैं। इतने सुंदर गाउन देखकर तो सोम्या भी एक बार अचंभे में रह जाती है। ये देखो सोम्या, ये जादुई सोने चांदी के गाउन हैं। ये मेरी गुरु माँ ने मुझे दिए थे ताकि ये मुसीबत में मेरे काम आ सके। ऐसा कहकर रानी परी जादुई सोने के गाउन को पहन लेती है। सोने के गाउन को पहनते ही रानी परी के शरीर पर लगी हर चोट ठीक हो जाती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, इस गाउन ने तो आपके शरीर पर लगा हर घाव भर दिया। यही इन जादुई सोने चांदी की गाउन की खासियत है। सोम्या, मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी जिंदगी के बारे में पता कर लिया है, पर तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे केवल सोने के जादुई गाउन की जरूरत है, इसलिए तुम ये चांदी का गाउन रख सकती हो। तुम इस गाउन से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। साथ ही साथ ये गाउन तुम्हारी रक्षा भी करेगा। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और सोम्या खुशी खुशी वो गाउन पहन लेती है और उस गाउन से अपने लिए घर मांगती है। वो गाउन चुटकियों में एक बहुत ही आलीशान घर प्रकट कर देता है और सोम्या उसी घर में अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। फिर एक दिन सोम्या को अपनी माँ की याद आती है और वो जादुई चांदी के गाउन को अपनी माँ का दृश्य दिखाने को कहती है, परंतु जो वो देखती है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या, माँ तो बहुत बीमार लग रही है और उनके आसपास भी कोई नहीं है। मुझे जल्द से जल्द इनके पास जाना होगा। इसके बाद सोम्या बिना देरी लगाए अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। माँ, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? और अंजलि और नेहा दीदी कहाँ है? बेटा, वो दोनों तो अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरी सारी धन दौलत लेकर भाग गई और मुझे यहाँ अकेले छोड़ गई। पहले बाहर का और फिर घर का काम कर करके मैं थक गई और बीमार पड़ गई, पर यहाँ मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। आप चिंता मत कीजिए माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपकी सेवा करूँगी और आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। सोम्या की ये बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितनी बेवकूफ थी जो तेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी। जिनके साथ मैंने इतना अच्छा व्यवहार किया, जिन्हें मैंने इतना प्यार दिया, वो लोग मुझे छोड़कर चले गए, पर तुझे तो मैंने नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। इसके बावजूद भी मेरे बुरे वक्त में तू मेरे साथ है। मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैं तो तेरी माँ कहलाने की भी लायक नहीं हूँ। ऐसा मत कहिए माँ, मैं तो आपको हमेशा से ही माँ मानती हूँ और मेरे दिल में कभी भी आपके लिए नफरत पैदा नहीं हुई। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद इलाज के लिए सोम्या अपनी माँ को अपने बड़े से घर में ले आती है और दिल लगाकर अपनी माँ की सेवा करती है, जिससे कुछ ही दिनों में सुनीता बिल्कुल ठीक हो जाती है और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी जादुई चांदी के गाउन की सहायता से एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। किसी गांव में संजना नाम की एक लड़की रहती थी। संजना अपने छोटे भाई राहुल और अपनी माँ शांति के साथ रहती थी। शांति कपड़े सिलने का काम करती थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। फिर एक दिन, बेटी, आज रात को मैं घर नहीं आऊंगी क्योंकि सरपंच जी की बेटी की शादी है और उन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं आज रात को नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटी, कल तुम्हें स्कूल जाना है ना, और तुम अपना और राहुल का ध्यान रखना और सुबह समय से स्कूल चली जाना। ठीक है माँ, अगर आपको किसी भी चीज का जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इतना कहकर शांति अपने काम पर चली जाती है। शांति की दुकान के सामने ही एक सुमन नाम की औरत की कपड़े की दुकान थी। जब से इस शांति की बच्ची ने दुकान खोली है, तब से मेरा तो काम बिल्कुल ठप हो गया है और सरपंच जी के ऑर्डर मुझे मिलने वाले थे और कहाँ इस भिखारिन को मिल गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो भीख मांगना पड़ेगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। रात होती ही सुमन सरपंच के घर में से गहने चुरा कर ले आती है और शांति की दुकान में रख देती है। अरे सुनिए जी, गजब हो गया। हमने अपनी बेटी की शादी के लिए जो गहने रखे थे वो चोरी हो गए। किसकी इतनी हिम्मत जिसने हमारे घर में चोरी की?
तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है। माफ करना सरपंच जी, मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल रात को अपनी दुकान में काम कर रही थी मैं, तभी मैंने देखा रात को शांति एक बैग में भरकर अपनी दुकान में कुछ ले जा रही थी। हो सकता है कि वो आपके गहने हो, एक बार जाकर उसकी दुकान चेक कर लो। सुमन के इतना कहने पर सरपंच और सरपंच की पत्नी दोनों शांति की दुकान में जाते हैं। ए शांति की बच्ची, बाहर निकल, मुझे सब पता है कि तूने ही मेरे गहने चुराए हैं। अरे मालकिन, आप ये सब क्या कह रही हो? मैं तो रात को आपके ऑर्डर पूरे कर रही थी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, हट यहाँ से, हम तेरी दुकान चेक करेंगे। दोनों पति पत्नी मिलकर दुकान की तलाशी करते हैं, तभी उन्हें अपने गहने मिल जाते हैं। देखिए जी, ये रहे हमारे गहने। शांति बहुत घबरा जाती है। मालकिन, मुझे सच में नहीं पता कि गहने कहाँ से आए हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपके कोई गहने नहीं चुराए। शांति का इतना कहने पर सरपंच की पत्नी शांति को बहुत मारती है। सुनिए जी, जल्दी से आप पुलिस को फोन करो और इसको पुलिस के हवाले करवाओ। मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और शांति को पकड़कर जेल में डाल देती है। वो सब देखकर सुमन बहुत खुश होती है। तभी एक औरत संजना के पास जाती है और कहती है, संजना बेटी, गजब हो गया, तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई है। भला मेरी माँ को पुलिस क्यों ले जाएगी? मैंने सुना है कि शांति ने सरपंच के घर में से गहने चोरी करे हैं। दोनों भाई बहन भागते भागते पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस अंकल, एक बार हमें हमारी माँ से मिलने दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, पर 5 मिनट के लिए, उसके बाद पुलिस स्टेशन में बिना सबूत के वापस मत आना। माँ, मेरे को विश्वास है कि आप चोरी नहीं कर सकती। पता नहीं बेटी, किसने मेरी दुकान में सरपंच के गहने रख दिए। मैं सच बोल रही हूँ बेटी, मैंने कोई भी चोरी नहीं की। मुझे आप पर पूरा विश्वास है माँ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आपको जेल से बाहर निकलवाऊंगी। उसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस चले जाते हैं। दीदी, अब हम माँ को जेल में से बाहर कैसे निकलवाएंगे और अब हमारा घर कैसे चलेगा? तू बिल्कुल चिंता मत कर राहुल, तू बस आराम से स्कूल जा और मन लगाकर पढ़ाई कर। उसके बाद संजना गांव में काम ढूंढने जाती है, लेकिन कोई भी उसको अपने घर में काम नहीं देता और सभी लोग अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। संजना दुखी होकर एक नदी के किनारे आकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? गांव में कोई मुझे काम नहीं दे रहा, सभी लोग मेरी माँ को चोर समझ रहे हैं। अब मैं अपनी माँ को कैसे बेगुनाह साबित करूं? वहीं से एक परी गुजर रही थी, तभी उसकी नजर संजना पर जाती है। संजना को रोता देख परी संजना के पास आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? उसके बाद संजना परी को सारी बात बताती है। परी को संजना पर दया आ जाती है। अरे बेटी, ये तो बड़े दुख की बात है, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर परी अपने जादू से 2 जादुई फ्रॉक प्रकट करती है। बेटी, ये 2 जादुई फ्रॉक है, तुम इन दोनों फ्रॉक को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारा हर दुख दूर करेगी। अगले ही पल पहले फ्रॉक में से एक चुड़ैल बाहर निकलकर आती है और वो चुड़ैल सीधा सुमन के पास जाती है और सुमन की खूब पिटाई करती है। अरे अरे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। झूठी औरत, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप पुलिस स्टेशन चल और सब कुछ सच सच बता दे, और अगर तूने पुलिस के सामने सच नहीं बताया तो मैं तुझे मार डालूंगी। ठीक है, मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। सुमन भागी भागी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है। पुलिस उसको पकड़कर जेल में डाल देती है और शांति को छोड़ देती है। हमें माफ कर दो, हमने उस दुष्ट औरत पर विश्वास किया और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं सरपंच जी, वैसे भी अमीर लोग थोड़े नादान होते ही हैं। उसके बाद परी के दिए हुए दूसरे जादुई फ्रॉक से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। शांति के घर की गरीबी पूरी तरह से मिट जाती है
और अब फिर से उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगा। सौतेली माँ का अत्याचार और परी का दुलार। कमलपुर नाम के एक छोटे से गांव में चंकी पांडे नाम का एक छोटा सा किसान रहता था। चंकी पांडे के 2 बच्चे थे, रानी और छुटकी। दोनों अभी बहुत छोटी थी। रानी 10 साल की थी और छुटकी 6 साल की थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद चंकी पांडे ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उसको रोहित नाम का एक बेटा था। रानी और छुटकी की सौतेली माँ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण परेशान करती रहती थी। एक दिन सौतेली माँ सरिता गुलाब जामुन बना रही थी। हाय हाय, मेरे बनाए हुए गुलाब जामुन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो मेरा बेटा रोहित बहुत खुश हो जाएगा। तभी सरिता के पास छुटकी आती है। सरिता माँ, एक गुलाब जामुन मुझे भी खाने के लिए दो ना, बहुत भूख लगी है। ए लड़की, चल जा यहाँ से। ये गुलाब जामुन मैंने तेरे लिए नहीं बनाए हैं। ये गुलाब जामुन तो मैंने अपने रोहित के लिए बनाए हैं, अभी आता ही होगा। मैं जानती हूँ माँ कि आपने ये गुलाब जामुन रोहित भैया के लिए बनाए हैं, लेकिन इनमें से एक गुलाब जामुन दे दो ना, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। हाँ हाँ, जो मेरे बेटे रोहित को पसंद होता है, तुम दोनों बहनों को भी वही पसंद होता है। चल जा यहाँ से, बढ़िया ही गुलाब जामुन खाने वाली। ये बात सुनकर छुटकी उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर मोटा पेट लिए रोहित आता है और बड़ी रूखी आवाज में बोलता है, माँ, ओ माँ, जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। खाने के बाद मुझे खेलने भी जाना है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आज मैंने तेरे मनपसंद के गुलाब जामुन बनाए हैं, अभी लेकर आती हूँ तेरे लिए। इसके बाद सरिता रोहित के लिए गुलाब जामुन लेकर आती है। सरिता सारे गुलाब जामुन रोहित के आगे रख देती है। रोहित गुलाब जामुन खाने लगता है। तब सरिता कहती है, कैसे लगे बेटा गुलाब जामुन, अच्छे तो बने हैं ना? हाँ हाँ, ठीक बने हैं। अब ज्यादा मत बोलो, चुपचाप मुझे खाने दो। हाँ हाँ बेटा, आराम से खा ले। देखते ही देखते रोहित बहुत सारे गुलाब जामुन खा लेता है। छुटकी वहाँ खड़ी उसे उदासी भरी नजरों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद ज्यादा गुलाब जामुन खाने की वजह से रोहित के पेट में दर्द होने लगता है। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मर गया मैं तो। माँ कुछ करो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे, क्या हुआ मेरे प्यारे बेटे को? मेरे बच्चे के पेट में दर्द कैसे हो गया? ये जरूर इस मनहूस छुटकी की वजह से हुआ है। जब गुलाब जामुन खा रहा था तो कैसे घूर घूर कर देख रही थी। सरिता छुटकी को भला बुरा कहने लगती है। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है, क्या हुआ माँ, क्यों डांट रही हो छुटकी को? ओहो, देखो तो जरा, कैसी आ गई अपनी बहन की चमची। अपने बाप को खाना देकर बड़ी जल्दी आ गई तू। गई भी थी या रास्ते में खुद ही खा लिया? नहीं माँ, मैं पापा को खाना देकर आई हूँ। रास्ते में हिमांशी दीदी मिल गई थी तो उनकी स्कूटी पर बैठकर आ गई, इसलिए जल्दी आ गई। हाँ हाँ ठीक है, खूब जानती हूँ तेरे बहाने। तुम दोनों बहनें एक जैसी हो। ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम दोनों से मेरी जान छूटेगी। चल रोहित, तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। पता नहीं इन दोनों बहनों की वजह से क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। इतना कहकर सरिता रोहित को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। तब छुटकी अपनी बड़ी बहन रानी से कहती है, दीदी, सरिता माँ कितनी बुरी है ना, हम दोनों को कितना कुछ कहती है और हम दोनों से बिल्कुल प्यार नहीं करती। सारा प्यार उस रोहित को ही करती है। अगर हमारी माँ जिंदा होती तो वो भी हमें ऐसे ही प्यार करती। देखना दीदी, मैं इनकी शिकायत पापा से करूँगी। नहीं नहीं छुटकी, ऐसा नहीं बोलते। अब सरिता माँ ही हमारी माँ है। उनको ज्यादा गुस्सा आता है ना, वो इसलिए ऐसा बोलती है। तुम पापा जी से कुछ मत कहना, वरना वो दुखी हो जाएंगे। ठीक है दीदी, आप कहती हो तो मैं नहीं कहूँगी। इस तरह वो दिन बीत जाता है। अगले दिन चंकी पांडे खेत से अपने घर आता है। उसके पैर में चोट लग गई थी और खून निकल रहा था। हे भगवान, मर गया मैं तो। गाँव के बच्चे भी बहुत बदमाश हो गए हैं। तभी रानी अपने पापा के पास आती है और उनकी चोट देखकर कहती है, क्या हुआ पापा, आपके पैर पर इतनी चोट कैसे लग गई? सरिता माँ, जल्दी बाहर आइए, जल्दी आइए माँ। रानी की आवाज सुनकर सरिता वहाँ आती है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? कौन सी आफत आ गई? इतना कहते हुए सरिता अपने पति को देखती है और कहती है, हाय हाय, ये चोट कैसे लग गई आपको जी? सत्यानाश हो उसका, जिसकी वजह से ये सब हुआ।
क्या बताऊं सरिता, खेत से लौटकर घर आ रहा था, वहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। किसी ने मेरे पैर पर बॉल मार दी, मैं देख पाता इतने में सारे बच्चे भाग गए। सत्यानाश हो नवारा और बिगड़ैल बच्चों का। तभी वहाँ पर मटकता हुआ रोहित आता है। क्या पापा, देख कर चलना चाहिए ना, लग गई ना बॉल पैरों पर। अच्छा जी, अब समझा मैं, नालायक, तूने ही बॉल मारी है ना मुझे। अरे पापा, मैंने आराम से बॉल मारी थी, आप ही बीच में आ गए। देखो देखो इस नालायक को देखो, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। अरे जाने दीजिए ना, बच्चा है, हो जाती है गलती। तब रानी अपने पिता के लिए दवा लेकर आती है और अपने पिता के घाव पर लगा देती है। थोड़ी देर बाद रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा पकोड़े खाने का मन कर रहा है, जल्दी से बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे लाल, अभी बना कर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो और मैं बना कर ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या भला? तो रुक, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सरिता पकोड़े बनाने लगती है। वो सारे पकोड़े बनाकर तैयार करती ही है कि तभी उसकी पड़ोसन चंपा हाथ में कटोरी लिए वहाँ आ जाती है। अरे सरिता दीदी, क्या कर रही हो? पकोड़े बना रही हो? बहुत खुशबू आ रही है। अरे चंपा, तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं दीदी, बस जरा सी चीनी चाहिए, लेकिन जब चीनी लेने आई हूँ तो पकोड़े भी लेकर जाऊंगी। तुम भी खूब मजाक कर लेती हो चंपा। मैं तुम्हें पकोड़े जरूर देती, लेकिन पकोड़े कम है और घर में बच्चे 3, बच्चों के लिए बना रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मुझे चीनी ही दे दीजिए। तभी वहाँ पर रानी और छुटकी आ जाती है। रानी और छुटकी को देखकर चंपा कहती है, अरे बच्चों, पकोड़ों को देख क्या रहे हो? खाओ खाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ही तो बनाए हैं। क्यों सरिता दीदी, सही कहा ना मैंने? हाँ, खाओ बच्चों, पेट भर कर खाओ। रानी और छुटकी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं और फिर पकोड़े खाना शुरू कर देते हैं। उन्हें भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी पकोड़े खा रहे थे। उन्हें देखकर सरिता अपने मन में सोचती है, अरे अरे, ये तो सारे ही पकोड़े खा रहे हैं, मेरा रोहित क्या खाएगा? चंपा को जाने दो, फिर इन्हें बताती हूँ, मना नहीं कर सकते थे पकोड़े खाने से। किस सोच में डूब गई सरिता दीदी? चीनी दे दो। सरिता चंपा को चीनी दे देती है। चीनी लेकर चंपा वहाँ से चली जाती है। चंपा के जाने के बाद सरिता गुस्से में रानी और छुटकी से कहती है, क्यों रे लड़कियों, घर में कोई आया नहीं कि तुम दोनों अपनी मनमानी करना शुरू कर देती हो? सारे पकोड़े खा गई, अब मेरा बेटा रोहित क्या खाएगा? तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर सरिता एक बड़ा सा डंडा लेकर आती है और दोनों बहनों की पिटाई करने लगती है। माँ, छुटकी को मत मारिए, वो अभी बहुत छोटी है, उसे कुछ हो जाएगा। माँ, अभी भी मुंह बंद नहीं हो रहा तेरा, ले और ले। पकोड़े खाने का शौक है ना तुम दोनों बहनों को, आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। सरिता उन दोनों बहनों की खूब पिटाई करती है। डर के मारे दोनों घर से भाग जाती हैं और भागते भागते गांव के किनारे वाले जंगल में पहुंच जाती हैं। दीदी, आप रुक क्यों गई? भागो, नहीं तो माँ आ जाएगी। नहीं छुटकी, माँ यहाँ तक नहीं आ पाएगी, शाम तक हम यहाँ पर सुरक्षित है। डर के मारे दोनों बच्चियाँ जंगल में बैठी रहती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। उन दोनों की घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और शाम हो जाने के कारण उन्हें जंगल में डर लग रहा था। वो दोनों वहीं बैठकर रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत परी प्रकट होती है और कहती है, बच्चों, इस घने जंगल में यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? आप कौन हो और हमसे ये सब क्यों पूछ रही हो? हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम भी हमारी पिटाई करोगी। नहीं बच्चे, तुम दोनों मुझसे डरो मत, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं यहाँ तुम दोनों की मदद करने आई हूँ। ऐसा कहकर परी जमीन पर बैठ जाती है और दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और उन्हें दुलार करने लगती है। बच्चे बहुत मासूम थे, परी का प्यार पाकर बहुत खुश होते हैं। फिर परी उनके खाने के लिए खाना प्रकट करती है और कहती है, बच्चों, आज रात तुम दोनों मेरे साथ परी लोग चलो। रात भर तुम दोनों वहीं रहना। उसके बाद कल सुबह मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिता के पास ले चलूंगी और तुम्हारी सौतेली माँ की शिकायत करूंगी। सच में परी? ठीक है, हम तुम्हारे साथ परी लोग चलने के लिए तैयार है। तुम बहुत अच्छी हो। परी दोनों बच्चों को लेकर परी लोग चली जाती है
और वहाँ बच्चे खूब मस्ती करते हैं। अगली सुबह परी दोनों बच्चों को लेकर चंकी पांडे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सारी बात जानकर चंकी पांडे को बहुत गुस्सा आता है। सरिता ऐसा करेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आज ही उसको घर से निकाल दूंगा। चंकी पांडे अपनी दोनों बच्चियों का हाथ पकड़कर घर जाता है और सरिता की खूब डांट लगाता है और सरिता और रोहित को घर से निकालने लगता है। लेकिन तभी रानी और छुटकी मिलकर अपने पिता को रोक लेती हैं। ये सब देखकर सरिता के मन में दोनों बच्चियों के लिए प्यार आ जाता है और वो उनसे माफी मांगती है। परी ये सब देखकर मुस्कुराती है और वापस परी लोक चली जाती है और दूसरी तरफ वो पूरा परिवार अब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।